हेलो। अ, 3 बज चुके हैं और राजकमल प्रकाशन समूह के फेसबुक लाइव से मैं अमितेश कुमार आपके सामने प्रस्तुत हूँ। और मेरा ये विषय जो है वो आज कल रंगमंच है। तो शुरू करने से पहले सबसे पहले आप में से कोई अगर सज्जन बताएं कि मेरी आवाज़ आप तक ठीक से पहुंच पा रही है तो मैं शुक्रगुजार रहूँगा आपका। पल्लव जी आ गए हैं, नितेश जी, गीतेश जी, अजय जी देख रहे हैं, नीलकमल जी देख रहे हैं। सब आप सबका स्वागत है। मैं राजकमल की तरफ से आपका स्वागत भी करता हूँ, राजकमल का बेहद शुक्रिया भी कहता हूँ कि उन्होंने मुझे आप लोगों से इस लॉकडाउन और कोरोना समय में बातचीत करने का मौका दिया। आप राजकमल के पेज पे लगातार लाइव देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, आप यहाँ आते रहते हैं और आप मुझे भी सुनने के लिए आए हैं। आज सुबह आपने पुष्पेश पंत जी को सुना, फिर आप मुझे सुन रहे हैं और इसके बाद थिएटर के दिग्गज हस्ती राम गोपाल बजाज को 5 बजे से लाइव आपको उनको देखने और सुनने का मौका मिलेगा। कुछ लोग और इंतज़ार करते हैं और फिर शुरू करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग ये दौर अपने घरों में रहकर बिता रहे होंगे। अनक जी, मेरा नाम अमितेश है, मैं अच्छा हूँ, उम्मीद है आप भी ठीक होंगे। पल्लव जी आपका भी स्वागत है। राहुल, परमानंद, सज्जन, बहुत, प्रभात जी भी कह रहे हैं कि आवाज़ आ रही है, आपका स्वागत है। दोपहर का समय है और ये चैत का महीना है। आप जानते हैं कि अगर आप गांव घर में होते तो बागों में ये छोटे छोटे आमों के फलने का समय होता है और हवा तेज़ बहती ही है। तो हमारा जो विषय है वो विषय है आजकल रंगमंच। तो लाइव में थिएटर पे बात करना और इस कोरोना समय में थिएटर पर बात करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि थिएटर एक ऐसे संकट से जूझ रहा है जैसा संकट थिएटर ने इससे पहले कभी नहीं देखा था। मतलब 100 साल 200 साल के इतिहास में भी लगभग ऐसा मौका नहीं आया होगा कि थिएटर के इतना आदमी घरों में 200 साल का, बहुत सौ सालों के इतिहास में ऐसा मौका नहीं होगा, या मानव इतिहास में ऐसा मौका नहीं आया होगा जब मनुष्य अपने घरों में रहने के लिए इतना विवश हो गया है। और थिएटर की जो बुनियादी बात है वो बुनियादी बात ही सामूहिकता और सामाजिकता है। और अभी हमको सामाजिक तौर पे, शारीरिक तौर पे दूरी बनाने के लिए कहा जा रहा है। तो थिएटर ऐसे समय में संभव हो ही नहीं सकता, क्योंकि थिएटर एक तो सामाजिक और सामुदायिक चीज़ है और इसमें शारीरिक संपर्क के अभाव में या शारीरिक निकटता के अभाव में आप थिएटर कर ही नहीं सकते, थिएटर हो ही नहीं सकता। तो ये थिएटर की और रंगमंच की जो बुनियादी अवधारणा है, उस बुनियादी अवधारणा पे ही एक संकट खड़ा हो गया है कि ऐसे में थिएटर होगा कैसे। लेकिन चूँकि रंगकर्मी बहुत सालों से मानव के साथ रंगमंच भी लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है, तो कोई ना कोई रास्ता निकालते हैं। तो रंगकर्मियों ने रास्ता निकाला है कि वह सोशल मीडिया के माध्यम से, आभासी माध्यमों से वह दर्शकों तक अपने पुराने नाटकों को या कुछ नई चीज़ें करके, जैसे कविता पाठ करके या थोड़ा बहुत एक्ट करके, किस्सा गोई के जरिए आप तक अपने आप को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो मूलतः जिसको हम थिएटर कहते हैं, जिसमें जीवंतता आती है और जिसमें लाइवनेस होता है, जहाँ पे दो मनुष्य एक दूसरे के साथ संपर्क में आते हैं, थिएटर के बारे में जो बात है वो यही है। पीटर ब्रुक नाम के एक थिएटर डायरेक्टर थे जिन्होंने महाभारत के लिए हम उनको जानते हैं कि उन्होंने महाभारत डायरेक्ट किया था, एक मल्टी नेशनल कास्ट को लेके, जिसमें भारत से भी द्रौपदी के रोल में भारत की भी एक अभिनेत्री थी। उन्होंने, पीटर ब्रुक ने एक किताब लिखी है द एम्प्टी स्टेज, और द एम्प्टी स्टेज की शुरुआत ही करते हैं वो इस तरह से कि कोई भी एक खाली मंच होगा और उस खाली मंच पे एक आदमी चलते हुए आएगा उस खाली जगह पे और कोई उसको देख रहा होगा और यहीं से नाटक की क्रिया शुरू हो जाएगी। यानी नाटक करने के लिए 2 लोगों की तो आवश्यकता है ही, एक जो नट है जो अभिनय कर रहा है और दूसरा जो देखने वाला है, जो उस अभिनय को देखने वाला है। तो कम से कम 2 लोगों की मौजूदगी होनी चाहिए और फिर एक जगह होनी चाहिए जहाँ पे ये सब देखने और करने की क्रिया
संपन्न होगी। और अभी थिएटर के सामने ये मुश्किल है और ऐसी मुश्किल में घिरा हुआ है, और एक संकट पेशे का भी है, क्योंकि थिएटर के जो कलाकार हैं वो बहुत मुश्किल से जूझ रहे हैं। आप बहुत सारे लोग थिएटर के बारे में ये जानते हो कि नहीं, भारत में भी बहुत सारी ऐसी रंग मंडलियाँ हैं जो कई सौ सालों से सक्रिय हैं, मतलब 100-150 साल की उनकी आयु है। जैसे एक सुरभि नाट्य कंपनी है जो हैदराबाद के आसपास में है, और वो एक ही परिवार से निकले हुए सब लोग हैं, 50 लोगों का परिवार है, और उनकी जीविका नाटक से ही चलती है, और नाटक के शोज मिलते हैं, उनसे उनकी कमाई होती है, वो नाटक करते हैं। लेकिन अभी के दौर में क्या है कि ये कोरोना के संकट के कारण लोगों को अपने घरों में रहना है, नाटक के शोज कैंसिल हो चुके हैं, तो उनकी जीविका पे भी संकट आया हुआ है। और ये अभी दिख भी नहीं रही है संभावना कि कब जाके ये संकट खत्म होगा, कब जाके लोग अपने घरों से निकलेंगे, और घरों से निकलने के बाद भी कब ये शुरू हो पाएगा, घरों से निकलने के बाद भी क्या ये शुरू हो पाएगा नाटक। क्या लोग ऑडिटोरियम में जाएंगे, रिहर्सल कैसे होगा, कैसे 2-4 लोग आपस में मिलेंगे, कौन से नाटक किए जाएंगे, फिर उन नाटकों को देखने कौन आएगा। तो रंगकर्मी जो हैं और रंगमंच जो है वह एक ज़्यादा अंधेरी सुरंग में घुस गया है, जहाँ के उस पार अभी कोई रोशनी नज़र नहीं आ रही है। ये एक बड़ा संकट है। तो और ये अभी कल ही हिंदू में एक खबर छपी है कि कर्नाटक की जो पेशेवर नाटक कंपनियां हैं, जो मेलों में और कहीं ऐसे व्यावसायिक अनुबंधों पे जाके नाटक करती हैं, उन नाटक मंडलियों के कलाकारों पे भी आजीविका का संकट आ गया है। क्योंकि ये कलाकार ऐसे नहीं है जिनके पास बहुत सी जमा पूंजी है, जो ये अगर वो 1-2 महीने घर पे बैठें तो भी उनका काम चल जाएगा। ये जो सीजन था, जैसे आप मार्च के पहले सप्ताह से ही शोज मिलने बंद हो गए हैं। थिएटर पे जो कोरोना का पहला आघात हुआ, वह दिल्ली में एक फेस्टिवल होता है जिसने पिछले कुछ सालों में अपने लिए ख्याति अर्जित की है। उस फेस्टिवल का नाम है महिंद्रा एक्सीलेंस इन थिएटर अवार्ड्स। उसमें नाटकों की प्रतियोगिता होती है, देश भर से नाटक की प्रस्तुतियां शामिल होती है, और फिर उन प्रस्तुतियों को जूरी जज करती है, और जज करने के बाद उसमें अवार्ड दिए जाते हैं। तो पहला आघात यही हुआ कि मार्च के दूसरे सप्ताह में जो ये फेस्टिवल होने वाला था, वह फेस्टिवल रद्द कर देना पड़ा। और इस रद्द करने का जो असर है वह उस रंगकर्मियों और उन समूहों पर पड़ा जो उस शो से होने वाली आय के प्रति आशान्वित रहते हैं। हम सब लोग जानते हैं कि रंगमंच में अभी उतना पैसा नहीं आया है, और रंगमंच जैसे तैसे सामाजिक संरक्षण से और सरकारी अनुदानों के संरक्षण के जरिए चलती रहती है। और हमारा जो सामाजिक इकोसिस्टम भी है, वह भी रंगमंच के प्रति कितना अभी बहुत ज़्यादा उदार नहीं है। और हिंदी समाज और रंगमंच के रिश्ते को देखते हैं तो भी ये रिश्ता बहुत धुंधला है। अगर गणित के जरिए अगर आप बात करें तो गणित में एक चीज़ होती है सेट थ्योरी, जिसमें आप हिंदी समाज का एक वेन आरेख बनाएं और फिर इसमें हिंदी रंगमंच का वेन आरेख बनाएं, तो दोनों को जो मिलाने वाला स्पेस है वो बहुत ज़्यादा कम है। और हिंदी समाज में भी जो हिंदी साहित्यिक दायरा है, जो हिंदी साहित्य का वृत्त है, उसका भी संपर्क इस रंगमंच से कम है। अब वर्तमान में लोग अपने अतीत के रंगमंच की याद की बात करते हैं कि जब वो 20 से 30 सालों के बीच में थे। जैसे अगर आप किसी 40 से 50 साल के सक्रिय हिंदी साहित्यकार से बात करेंगे तो आपको बताएंगे कि जब वो 20 से 30 की उम्र में थे, तब वो नाटकों के प्रति उनका जुड़ाव था, वो नाटक देखने जाते थे, रंगकर्मियों के संपर्क में रहते थे। लेकिन अब उनका संपर्क कट गया है, अब उनका संपर्क टूट गया है, वो नाटक देखने नहीं जा पाते। एक तो वो नाटक देखने जा नहीं पाते, दूसरा नाटकों के प्रति उनकी रुचि भी नहीं रह पाती, तीसरी कि उनकी कोई जिज्ञासा भी नहीं रहती कि नाटक की दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जबकि नाटक और रंगमंच की दुनिया बदस्तूर चलती रही है। और जो समाज की समस्या है कि हिंदी समाज में हमने सांस्कृतिक कर्म के लिए जो हमारे दिल में हमारे जो उदारता है, उस उदारता की जगह बहुत थोड़ी सी है, जिसका प्रभाव साहित्य में भी हम देखते हैं और सांस्कृतिक जो अन्य रूप है वो उसमें भी हम देखते हैं। अब तो रंगमंच तो पहले से भी बहुत सारी मुश्किलों से जूझता रहा है, उसमें उतने आर्थिक संसाधन नहीं है, और रंगमंच के कलाकारों के प्रति लोगों का बहुत ज़्यादा ध्यान तब तक नहीं जाता जब तक कि वह रंगमंच का आदमी सिनेमा में जाके, टेलीविज़न में जाके कोई ख्याति प्राप्त चर्चित हस्ती न हो जाए। जब तक वह रंगमंच करता रहता है, भले ही वह रंगमंच में
बेमिसाल अभिनेता हो और या उसके काम को तो हम सराहते रहे हों लगातार, लेकिन फिर भी उसके बारे में कोई ज़्यादा तवज्जो कोई देता नहीं है। तो ऐसी और रंगमंच में पैसे कम है, आय कम है, तो रंगकर्मियों के सामने अभी बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है आगे आने वाले समय में कि वो किस तरह से रंगमंच को किस तरह से वो रंगमंच को जारी रखेंगे और समाज से उनका संपर्क कैसे बनेगा और कैसे उनका रंगकर्म शुरू होगा। तो आगे आने वाले समय में ये समाज की भी जिम्मेदारी होगी, हिंदी साहित्यिक समाज की जिम्मेदारी होगी कि वो अब अपने आसपास के रंगकर्मियों को देखे, उन्हें उत्साहित करे, प्रोत्साहित करे। आप पता लगा सकते हैं कि आपके शहर में कितने रंग मंडलियाँ हैं, कितने रंगकर्मी हैं और कौन कौन सा थिएटर होता है। हिंदी साहित्य के नक्शे में जो छोटे छोटे शहर हैं वहाँ पे ढेर सारा रंगकर्म हो रहा है। इसके बारे में हम आगे अभी बात करेंगे। पहले तो मैंने कोशिश की कि इस संकट से रंगमंच पे जो प्रभाव पड़ा है उसके बारे में हम थोड़ा अभी बात कर लें। तो और रंगमंच एक ऐसी कला है कि जिसमें साथ का होना बहुत जरूरी है, और वो साथ केवल आभासी उपस्थिति की जरिए नहीं है। जैसे हम आपसे बात कर पा रहे हैं, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं और स्क्रीन पे देखने के बाद आप उसमें से कुछ अपनी टिप्पणियां भी कर रहे हैं। मैं आखिर में कुछ लोग इसमें सवाल भी पूछ रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आखिर अपने वक्तव्य के आखिरी हिस्से में मैं कुछ सवालों का जवाब अपने विवेक से देने की कोशिश कर सकूं। ये तो इसमें साथ का होना जरूरी है, क्योंकि रंगमंच ऐसा नहीं है कि अकेले में रचने वाली चीज़ नहीं है कि कोई व्यक्ति अकेले साधना करके नृत्य की तरह या संगीत की तरह या चित्रकला की तरह भी वो एक कैनवास और एक पेंट लेके कमरे में बैठ के पेंटिंग की तरह वह एकांत में बैठ के कविता लिख सकता है। रंगमंच करने वालों को दर्शक चाहिए, देखने वाला चाहिए ही चाहिए। उसका दर्शक के बिना रंगमंच की जो अवधारणा ही है वो पूर्ण नहीं होती है। तो सबसे पहला इस कोरोना से निकलने के बाद दिक्कत ये होगा कि दर्शकों को कैसे रंगमंच ये विश्वास दिलाने में कामयाब हो पाएगा और दर्शकों में आत्मविश्वास कैसे आएगा कि वो रंगमंच तक आए। सिनेमा अभी हमने देखा कि लॉकडाउन के में भी बिना घरों से बाहर निकले भी सिनेमा बन गया। एक अभी आप लोगों ने देखा होगा अगर कि जैसे अमिताभ बच्चन, रजनीकांत और मम्मूटी और मोहनलाल जैसे लोग, रणवीर कपूर जैसे लोगों ने अपने अपने घरों में रह के फिल्म शूट किया और उसको किसी ने किसी एक जगह पे एडिट करके और फिर वो एक पूरी फिल्म की तरह हमारे सामने आई, हमने उसको देखा। आप जफर पनाही का अगर आपने नाम सुना है, जो ईरानियन फिल्म मेकर है, उनको जब घर में बंद कर दिया गया था, नज़रबंदी के दौरान भी उन्होंने पुरानी फिल्मों के फुटेज और अपने घरों में खुद को शूट करके भी अपनी बात कहने के लिए एक फिल्म बना ली थी। रंगकर्मियों के सामने ये मुश्किल है कि अगर वो घर में करेंगे तो कमरे के स्पेस को क्या वो थिएटर स्पेस की तरह डिज़ाइन करेंगे, उसकी परिकल्पना कैसे करेंगे, क्या उसमें लाइटिंग करेंगे। लाइटिंग करने के बाद अगर वो लाइव जैसे फेसबुक लाइव के माध्यम से ही अपनी एकल अभिनय की कला को आप तक दिखाते हैं तो दर्शकों का रिस्पॉन्स उनको कैसे पता चलेगा। तो एक शून्य में प्रक्षेपित करने वाली बात होगी, क्योंकि वह एक्टिंग करते समय इतना संभव नहीं हो पाएगा कि वह दर्शकों की आने वाली टिप्पणियों को देखें। और हम जानते हैं कि थिएटर हॉल में जब नाटक होता है या किसी ऐसे स्पेस में जहां रंगकर्म संभव होता है, वहां दर्शकों की टिप्पणियों का, उनकी खामोशी का भी या उनके सांसों के उतार चढ़ाव का भी प्रदर्शन पे असर पड़ता है, रंगकर्म अभिनेताओं पे असर पड़ता है और एक सिनर्जी क्रिएट होती है जो अभिनेता और दर्शक की अंतर्क्रिया से संपन्न होता है। तो अपने घरों से नाटक कर भी लेंगे तो उस नाटक में क्या वो बात हो पाएगी, क्योंकि ये बहस थिएटर में अभी लॉकडाउन के समय से पहले ही रंगमंच में बहस शुरू हो चुकी है, जब डिजिटल थिएटर के समय से आया है कि डिजिटल थिएटर के जरिए भी, डिजिटल उपकरणों के जरिए भी आप ये जो थिएटर की लाइवनेस है इसको आप एक दूरी से भी संभव कर सकते हैं। लेकिन वो अभी तक उस डिजिटल थिएटर होने में भी दर्शक उस स्पेस से बाहर नहीं गया था। डिजिटल थिएटर भी उसी स्पेस में घटित हो रहा था जिस स्पेस में दर्शक पहले से बैठा हुआ है या दर्शकों को बैठा के उनके सामने घटित किया जा रहा है। लेकिन अभी दर्शक सामने नहीं है, तो दर्शक सामने अगर नहीं है तो क्या ये जो कुछ भी लाइव के जरिए या फिर सोशल मीडिया के लाइव के जरिए या वीडियो के जरिए जो दर्शकों तक पहुंचाया जाएगा वो उसी रूप में थिएटर होगा जिस रूप में हम थिएटर को जानते रहे हैं, या वो कुछ और हो जाएगा, ये हमको आगे आने वाले वक्त में पता लगेगा। तो अभी थिएटर के पास तो अभी ये समय है, तो ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है
थिएटर को प्रेम करने वाले लोगों की कि बहुत सारी जो भारत में रंग मंडलियाँ हैं, अभी हम जानते हैं कि परसों ही एक जानी मानी रंगकर्मी उषा गांगुली जी का निधन हुआ है। हम इस फेसबुक लाइव के माध्यम से राजकमल प्रकाशन समूह की तरफ से भी और खुद भी उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लगभग 50 साल उन्होंने अपने रंगकर्मी दिए थे, लेकिन आप उनके प्रति व्यापक मुख्य धारा मीडिया की उदासीनता देखिए या समाज की भी उदासीनता देख लीजिए, वो एक अलग किस्सा है। लेकिन वो एक थिएटर मंडली भी चलाती थी रंगकर्मी, जो 44 सालों की उम्र है उसकी। इसी तरह भारत में अभी बहुत सारी अनेक रंग मंडलियाँ हैं। नया थिएटर है जिसकी स्थापना 1959 में हुई थी, जिसको हबीब तनवीर ने स्थापित किया था। और अभी मैंने बताया सुरभि नाटक मंडली जो 135 सालों की परंपरा है। इसी तरह कर्नाटका में चले जाएं तो यक्षगान की पेशेवर मंडलियाँ हैं जो अभी भी टिकटों पे शो करने जाती हैं। इस तरह से कई हर बड़े शहर में छोटी बड़ी रंग मंडलियाँ हैं जिनके आय का स्रोत ये शो से होने वाली कमाई हैं। छोटे छोटे एकल व्यक्तिगत कलाकार भी हैं और ये सब आदिवासी और पिछड़े और दलित कलाकार भी है। वो आदिवासी पिछड़े दलित कलाकारों तक इस सोशल मीडिया की पहुंच भी इतनी नहीं है, तो वो कैसे इस सोशल मीडिया से अपना राब्ता कायम कर पाएंगे। कोरस रिपर्टरी थिएटर है मणिपुर में, रतन थियम चलाते हैं, वो भी एक रिपर्टरी कंपनी है। मणिपुर में ही कन्हाई लाल की रिपर्टरी कंपनी है, कला क्षेत्र। इस तरह से देश में बहुत सारी रिपर्टरी कंपनियां हैं और जिन रिपर्टरी कंपनियों की आय का मुख्य स्रोत ये शो थे और शो अब है नहीं और आगे भी शो कब होंगे इसकी कोई संभावना नहीं है। तो और समाज और शासन कैसे इनकी मदद करेगा इसकी भी रूपरेखा अभी तक कोई सामने नहीं आ पा रही है। तो रंगकर्मी चिंतित भी हैं कि कैसे इन तक बहुत मदद पहुंचाई जाएगी और इनका आगे क्या होगा। और ये कुछ कंपनियां ऐसी हैं या कुछ मंडलियां ऐसी हैं जो हमारी थाती हैं, एक तरह से हमारी विरासत हैं, जिनको हमको सजो के रखना चाहिए। और मुझे विदेशों का बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन मेरा यकीन है कि 135 सालों से चलने वाली नाटक मंडली अगर कहीं विदेश में होती तो जाहिर है कि उसको ऐसा एक इकोसिस्टम उसके लिए डेवलप किया जाता ताकि वो अपने आने वाले संकटों से जूझ पाए। लेकिन रंग मंडलियों की हालत यह है कि अगर 1 साल 2 साल में भी उसको सरकारी अनुदान में अनियमितता आ जाती है तो उनको बहुत भारी संकट से गुजरना पड़ता है। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन 1-2 मंडलियों के इस आर्थिक व्यवस्था को करीब देखने का अनुभव है, तो मैं उनकी हालत जानता हूँ। तो यहाँ से निकलने के बाद समाज को कम से कम थिएटर से वही रिश्ता नहीं रखना चाहिए जो पिछले समय से में रखने आ गया था। कम से कम मैं इस मंच के माध्यम से हिंदी साहित्यिक समाज से ये अनुरोध करूंगा कि उनकी जो व्यापक उदासीनता है नाटक के प्रति और उनकी जो अवधारणा है, जो वह बिना जांच किए कि क्या हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है, बिना देखे बिना जांच किए बना लेते हैं, इस जड़ता को तोड़ने की जरूरत है। और अगर रंगमंच संभव होता है तो रंगमंच से उनको प्राथमिक संबंध कायम करने की जरूरत है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जिसको कहते हैं वो कायम करने की जरूरत है। क्योंकि अभी का जो समय है वह थिएटर में एक ऐसा समय था जिसमें एक विराम आ गया है, जिसको हम कह सकते हैं कि पिछले 5-10 सालों में ये एक बहुत ही उर्वर समय था और हिंदी रंगमंच के लिए भी कह सकते हैं कि बहुत ही उर्वर समय था। इस बात को इस तथ्य से प्रमाणित किया जा सकता है क्योंकि ये समय था जब हिंदी रंगमंच में दूसरे भाषा के यानी ऐसे रंगकर्मी जिनकी प्राथमिक भाषा या हिंदी नहीं थी, जिनकी प्राइमरी लैंग्वेज हिंदी नहीं थी, लेकिन एक बड़े तबके तक अपनी बात पहुंचाने के लिए ऐसे निर्देशक हिंदी भाषा में अपने नाटक को करने लगे ताकि वह बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचे और उनकी एक्सप्रेशन का दायरा विस्तृत हो। जाहिर है कि वह हिंदी रंगमंच की ताकत को महसूस करने के बाद ही इस तरह से आ रहे थे। मैं 1-2 नाम लेना चाहूँगा, जैसे एक मराठी में एक थिएटर डायरेक्टर है मोहित ताकलकर। उन्होंने मराठी रंगमंच कर रहे थे, लेकिन मराठी रंगमंच करने के बाद उन्होंने हिंदी अभिनेताओं के साथ मिलके मैं हूँ यूसुफ और ये है मेरा भाई करके एक नाटक किया जो हिंदी में किया। उसके बाद वह लगातार हिंदी में नाटक कर रहे हैं। अभी चहेता नाम से एक नाटक किया, एक मैथमेजिशियन नाम से नाटक किया। इसी तरह दिल्ली में अंग्रेजी में नाटक करने वाले नील चौधरी हैं जिन्होंने हिंदी में रिहला के नाम से एक नाटक किया है जो झुग्गी झोपड़ियों के साथ रहने वाले बच्चों के नाम से हैं। और हिंदी रंगमंच का बहुत सारा कुछ बेहतरीन जो है वह मुंबई में रचा जाता है, बेंगलोर में रचा जाता है। और ये था कि ये जो दूसरी भाषा के रंगकर्मी हैं वो हिंदी की तरफ आ रहे थे।
दूसरा हिंदी रंगमंच में जो अभी का दौर था उसमें छोटे छोटे जगहों पे रंगमंच को लेके ऐसा माहौल और वातावरण तैयार हुआ था जिसको हम कह सकते हैं कि स्पेस चार्ज हो गया था। युवा रंगकर्म की तरफ आ रहे थे। अब आप और अभिनेता के तो बतौर अभिनेता भी आ रहे थे, बतौर नाटककार भी आ रहे थे, क्योंकि हिंदी में बराबर कहा जाता रहता है कि हिंदी में नाटककार नहीं है। लेकिन अगर आप हिंदी रंगमंच से वास्ता रखेंगे तो आप देखेंगे कि 3-4 सालों में हिंदी रंगमंच पे कई नए नाटक लिखे गए जिसको नए निर्देशकों ने मंचित किया। तो नाटककार भी आ रहे थे और छोटी जगहों पे, जैसे मैं कुछ जगहों के नाम लेता हूँ, जैसे जबलपुर में बहुत सारी मंडलियां हैं और जबलपुर में ही आशीष पाठक जैसे हैं जिन्होंने अगरबत्ती नाम से एक नाटक किया जो देश भर में यात्रा कर रहा है। बेगूसराय में भी नाटक होता रहता है। इसी तरह से इलाहाबाद में भी नाटक, इलाहाबाद के बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। लोगों को लगता है कि इलाहाबाद में नाटक नहीं होते हैं, लेकिन मैं इलाहाबाद रहने के बाद मुझे पता चला कि इलाहाबाद में भी सार्थक रंगमंच होता है। वहाँ प्रवीण शेखर, अनिल रंजन भौमिक और अतुल यदुवंशी जैसे लोग बहुत सार्थक रंगमंच करते हैं। इसी तरह सीधी में रंगमंच को लेके एक पूरा माहौल कुछ युवा लड़कों ने जो बाहर से एक्सपोजर प्राप्त करके गए और वहाँ के नौजवानों को जागृत करते हुए वहाँ पे 21 दिनों का 54 दिनों का भी महोत्सव आयोजित किया, 3 दिनों का भी महोत्सव आयोजित किया आजमगढ़ में। पटना तो पहले से ही रंगमंच का एक सेंटर रहा ही है, भोपाल में और तो छोटे छोटे जगहों पे ऐसे सार्थक रंगकर्म हुए। और केवल ये गिनती गिनाने के लिए नहीं है, इनमें ऐसी प्रस्तुतियाँ रची गई जैसे मैंने अगरबत्ती का नाम लिया, इलाहाबाद में प्रवीण शेखर ने भेड़िए किया जो देश भर में जो अभी यात्रा करते रहता है। बेगूसराय में समझौता और कथा और गबर की चोर जैसा नाटक हुआ। रणधीर कुमार ने पटना में जहाजी और अक्कर आउटकास्ट जैसा नाटक किया जिसने देश भर की यात्रा की। आजमगढ़ में भी होता रहता है नाटक। और इस तरह से मनीष जोशी ने हिसार में, बहुत सारे ऐसे नाम मैं गिना सकता हूँ। दिल्ली में नए लोग भी नाटक करने के लिए आ रहे हैं। दिल्ली में अगर आप मंडी हाउस की तरफ जाएंगे तो देखेंगे कि व्यावसायिक रूप से सब नाटक करने की बात, यानी एक फोकस है कि हमको सरकार पे ही निर्भर नहीं रह के एक नए दर्शक वर्ग का निर्माण करना है, नए तरह के नाटक करना है। तो इसमें सब दर्शकों पे निर्भर रहने की जद्दोजहद और उसको लेके बाद उस कोशिश शुरू हो गई थी, जिसमें एक तरफ व्यावसायिकता का फार्मूला था जो अतुल, सत्य कौशिक और कई सारे लोगों ने इजाद किया, जिसमें फिल्म और टीवी के थिएटर एक्टरों को साथ लेकर और थिएटर एक्टरों को साथ लेकर नाटक करने की कोशिश की, ताकि उन टीवी के कलाकारों की लोकप्रियता का लाभ दर्शकों को रंगमंच तक खींचने में किया जा सके। तो कुछ लोग विशुद्ध थिएटर के उपकरणों से, थिएट्रिक माध्यम से और बिना किसी ऐसी भव्यता और ऐसी किसी युक्ति के ही दर्शकों को रंगमंच तक लाने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें एक हैप्पी रंजीत हैं और दीपक बारी हैं, प्रियंका शर्मा हैं, जिन्होंने नाटक डायरेक्ट किया भी है, अपने ग्रुप भी बनाए हैं। और इन लोगों ने कोशिश की है कि दर्शक रंगमंच तक आएँ और दर्शकों पर इनकी निर्भरता बढ़े। हिसार जैसी जगहों पे और फेस्टिवल्स आयोजित हो रहे थे। जिन फेस्टिवल्स के तरफ कुछ लोग हैं जो बहुत नाक बहुत सिकोड़ के देखते हैं, लेकिन ये फेस्टिवल ऐसे मौका देते हैं जिस मौके में ये छोटे शहर के जो रंग समूह हैं वह एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं और दूसरे शहर के लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाते हैं। तो ऐसे कई जगहों पे जैसे बड़े थिएटर फेस्टिवल भी होते हैं और कुछ लोगों ने अपनी व्यक्तिगत प्रयास ऐसे थिएटर फेस्टिवल शुरू किए थे। लखनऊ में रेपर्टवा थिएटर फेस्टिवल होता है, बरेली में रंग विनायक विंडरमेयर थिएटर फेस्टिवल होता है जो वहाँ एक रिपर्टरी कंपनी बनी है उसके तत्वाधान में होता है। जयपुर में दीपक गेरा जी ने अपने प्रयासों से जयरंगम जैसे थिएटर फेस्टिवल की शुरुआत की और पिछला साल ऐसा था जहाँ जयरंगम का जयपुर से निकलकर बाहर की तरफ विस्तार हुआ। वो कलकत्ते में जाके और बॉम्बे में जाकर भी जयरंगम की उन्होंने एक तरह से फ्रेंचाइजी देकर उसके तहत थिएटर फेस्टिवल आयोजित करे। तो इस तरह से कई स्तरों पे हिंदी रंगमंच में एक ज़बरदस्त एक क्रिएट हुआ था कि जहाँ पे एक अच्छा माहौल बन रहा था। तभी ये एक ऐसा समय ये आ गया। और ये मैंने कहा कि ये केवल संख्या के आधार पे ही नहीं, गुणवत्ता के आधार पे भी ये कोशिश हो रही थी कि थिएटर जो हिंदी का थिएटर है, हिंदी का रंगमंच है, वह दूसरे रंगमंच से कमतर ना हो। मैं कुछ ऐसे प्रस्तुतियों के नाम ले सकता हूँ जिसमें, और ये नाम मैं जब मैं ले रहा हूँ तो कोई इसमें प्राथमिकता का क्रम नहीं है। ये एक कोशिश है बताने की, जैसे एक अभिषेक मजुमदार ने एक नाटक किया
मुक्तिधाम के नाम से। मुक्तिधाम, और ये नाटक प्रकाशित भी है, लिखा जा चुका है। अभिषेक मजूमदार नाटक लिखते भी हैं, उनके 3 नाटकों की किताब प्रकाशित हुई है। उन्होंने ईदगाह के जिन्नात और मुक्तिधाम और कौमुदी जैसे नाटक लिखे हैं। तो मुक्तिधाम नाटक जब आप देखेंगे और पढ़ेंगे भी तो इस दौर की सभ्यता समीक्षा आपको नज़र में आएगी और आपको पता चलेगा कि इस दौर में क्या हो रहा है और अभिनेता कैसे और नाटककार कैसे मिलके अपने दौर को अपने नाटक के जरिए, अपने रंग कर्म के जरिए अभिव्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह से फिलिस्तीन में जो मोहित आकलकर का नाटक है वह फिलिस्तीन की कहानी को कहने की कोशिश करता है और वहीं के नाटककार उनका नाम मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है फिलहाल, आमिर जुआबी ऐसे कुछ नाम है, उस तरह से कहने की कोशिश की। आप जानते हैं कि हमारे इलाहाबाद में प्रवीण शेखर ने भेड़िए नाटक के माध्यम से, जो भुवनेश्वर की कहानी है, वो भी एक बताता है कि कैसे इस दौर में लोग केवल अपने को बचाने की जद्दोजहद में एक सामाजिक जो दायित्व होता है, मनुष्य होने का जो कर्म होता है, उससे लोग विमुख होते जाते हैं। इस तरह बहुत से नाटक हैं। भव्यता के पैमाने पे भी बहुत सारे ऐसे नाटक हुए जिन्होंने व्यापक दर्शकों को अपनी तरफ खींचा। दिल्ली में कुछ अरसे पहले ये मूलतः मुंबई का प्रयोग था। फिरोज अब्बास खान नाम के एक डायरेक्टर ने मुगले आजम को थिएटर के लिए क्रिएट किया। ये एक बड़ा दिलचस्प था कि मुगले आजम पहले नाटक लिखा गया था, वो इम्तियाज़ अली ताज का नाटक है अनारकली, और फिर वो नाटक के बाद उसको के आसिफ ने फिल्म में बदला और फिर फिरोज अब्बास खान ने उसको फिर नाटक के रंगमंच पे प्रस्तुत किया। अब जब दिल्ली में वो उस नाटक के 3 दौरे हो चुके हैं, 3 दौरे होने में भी आप देखेंगे उसकी टिकटें बहुत ज़्यादा थी। 5,000 10,000 की टिकटें थी, 1,000 की टिकट था। फिर भी एक शो मैंने देखा और एक शो को बाहर से देखा, उसकी प्रक्रिया को समझने के लिए, और एक शो दर्शकों के बीच में देखा, तो वो पूरा हाउसफुल नाटक था। यानी दर्शक पैसे देके भी नाटक देखने की कोशिश कर रहे थे अगर उनको अच्छा रंग अनुभव मिलता है, अगर उनको लगता है कि वो सार्थक कुछ पा सकते हैं रंगमंच से। इसमें एक बात और है कि ये होता है कि जब दर्शक इतना पैसा खर्च करता है तो वह नाटक को नाटक की तरह सुमेर मुझे याद दिला रहे हैं, आमिर निज़ार जुआबी का नाटक है वो, जो मोहित आकलकर उनके 2 नाटक खेल चुके, एक चहेता और एक मैं हूं यूसुफ और ये है मेरा भाई। तो अब दर्शक जो पैसे खर्च करता है, हो सकता है कि वह नाटक को कंज्यूम करने के लिए पहुंचता हो, उपभोक्ता की तरह वह उसका उपभोग करने के लिए पहुंचता हो। लेकिन नाटककार में और नाटक करने वालों में ये सलाहियत होती है कि वह नाटक के दरमियान ही कुछ उसको ऐसा प्रेषित कर देता है, कुछ उसको ऐसे इंजेक्ट कर देता है जिससे नाटक उसके मन में बरकरार रह जाता है। जैसे मुगल आजम में ही एक जो संगतराश उसका सूत्रधार है, संगतराश, वह एक संवाद कहता है। संवाद कहता है कि बादशाहों के जुल्म और इंसाफ में कितना कम फर्क हुआ करता है। अब ये जो डायलॉग है, ये एक सामान्य दर्शक को ये हिट करता है और उसको लगता है कि जुल्म और इंसाफ का फ़र्क कितना ब्लर हो जाता है और कितना मिट जाता है, तो उसको हॉन्ट करता है। इसी तरह से एक और पहल शुरू हुई है जो आद्यम थिएटर करता है, जो बिरला वालों ने एक उपक्रम शुरू की है और ये ऐसे नाटकों में अपनी पूंजी लगाते हैं जो नाटक कई शहरों की यात्रा करते हैं। इनका फेस्टिवल आयोजित होता है आद्यम थिएटर फेस्टिवल के नाम से, और ये थिएटर फेस्टिवल भी, इसके टिकट भी काफ़ी महंगे होते हैं। लेकिन जब भी इनके नाटकों का दौरा होता है, और जब भी दिल्ली में मैंने देखा है, इसके तहत बहुत सारे अच्छे अच्छे नाटक प्रोड्यूस हुए हैं। इसके तहत एक नाटक हुआ है पूर्वा नरेश, जो आप हिंदी में लोग पूर्वा नरेश का नाम नहीं जानते होंगे, लेकिन उनके पिताजी को आप जरूर जानते होंगे। उनके पिताजी का नाम नरेश सक्सेना है, जो प्रख्यात कवि हैं। लेकिन पूर्वा नरेश जी ने अपने लिए भी एक मजबूत पहचान अपनी कायम की है। तो पूर्वा नरेश ने एक नाटक उन्होंने लेडीज संगीत और आज रंग है, बहुत तरह के नाटक किए हैं। लेकिन उनका जिस नाटक का मैं उल्लेख करने जा रहा हूँ उस नाटक का नाम है बंदिश 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। अब ये नाटक जो है, यह 2 पीढ़ियों की संगीत परंपरा के माध्यम से बहुत तरह की बात कहने की कोशिश करता है और बहुत ही रोचक और सधे हुए अंदाज में। तो अब इस नाटक के लिए जो खर्च करके देखने वाला दर्शक है, अगर वह नाटक देखता है तो वह आगे भी ऐसे रंगमंच को देखने के लिए पहुंच सकता है। तो ऐसे नाटकों से मदद मिलती है, ऐसे उपक्रमों से मदद मिलती है कि जो दूसरे तरह के नाटककार
नाटक हो रहे हैं, ये जो व्यावसायिक दृष्टिकोण को भी ध्यान में रखने वाले नाटक हैं। अगर आप अच्छा, इसमें कुछ ऐसे नाटक ऐसे भी हो रहे हैं जिनका जो उद्देश्य है वह ठीक सीधे दर्शकों के जेब से पैसा निकालना है। तो अगर आप उनको नाटकीयता से भरा अनुभव नहीं देंगे, क्योंकि जाहिर है कि दर्शक सिनेमा देखना नहीं चाहता है। अगर उसको सिनेमा देखना होता तो वो किसी मल्टीप्लेक्स में जाके सिनेमा देख सकता था। वह नाटक देखने आया है तो उस नाटक की जो बुनियादी चीज़ें हैं वह उसकी तलाश में है और वो विशिष्ट है। तो उसकी विशिष्टता को अगर आप ध्यान में नहीं रखेंगे सतत, तो आपकी यह व्यावसायिकता कायम नहीं रह पाएंगी। और व्यावसायिक नाटकों के इतिहास को हम उठा के देखते हैं तो ऐसा होता आया है कि जैसे ही आप पारसी रंगमंच का पतन इसलिए हुआ कि जैसे आप फॉर्मूलेबाजी में फंसते हैं या तो फॉर्मूलेबाजी में फंसते हैं और कुछ नया नहीं करते हैं, दर्शकों को निरंतर केवल आप उनका मानसिक और भावनात्मक दोहन करना चाहते हैं, उनको कुछ बदले में देते नहीं हैं, तो दर्शक आपके प्रति बहुत दिन तक वफादार नहीं रहेगा। तो ये कोशिश इसमें कुछ लोग तो ये बहुत कुछ कोशिश रहती है कि ऐसे अनुभव दर्शकों को दिए जाएं, लगातार रहनी चाहिए कि दर्शक रंगमंच तक आए और टिके रहें। तो हिंदी रंगमंच में भी ऐसा माहौल बन रहा था, छोटे से लेके बड़े शहर तक। आप गौर करेंगे कि मैंने मुंबई जैसे शहरों का बहुत कम उल्लेख किया, क्योंकि मुंबई में सार्थक रंगमंच होता रहता है। बहुत सारे ऐसे रंगकर्मी हैं जो ऐसा अनुभव रचते रहते हैं। सिनेमा में काम करने के बावजूद कुमुद मिश्रा ने एक नाटक प्रोड्यूस किया जिस नाटक का नाम है धूम्रपान। वो धूम्रपान एक ऐसे विषय पर नाटक है जिसको हिंदी की मुख्य धारा का रंगमंच नहीं छूता। वो क्या है कि कॉरपोरेट लाइफ कैसे होता है, नौजवान लोग किसी कॉरपोरेट ऑफिस में काम करते हैं तो किन किन मुश्किलों से जूझते रहते हैं, वहाँ पे क्या उनको परेशानियाँ होती हैं और कैसे बातचीत होती है, इसको बहुत दिलचस्प ढंग से तो इस नाटक में दिखाने की कोशिश की गई है। तो इस समय नाटक ऐसा था जिसमें छोटे शहर से लेकर बड़े शहर तक रंगमंच को लेकर खूब हलचल थी। युवा रंगकर्मी आप देखें कि ऐसे वर्कशॉप्स हो रहे थे। अभी ये लॉकडाउन से पहले पटना में मार्च के महीने में, फरवरी से मार्च के बीच में एक युवा रंगकर्मी जहांगीर ने एक वर्कशॉप किया और वर्कशॉप के जरिए कथावाचक की बेटी जो ऋषिकेश सुलभ की कहानी है उसको प्रस्तुत किया। अब उस वर्कशॉप में लगभग बहुत सारे कलाकार उनके पास पहुंच गए थे देश भर से उस वर्कशॉप को करने के लिए। यानी युवा एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहता है जहां पे वह अपनी अभिव्यक्ति को तराशे। और अभिनय हम सब करना चाहते हैं। अगर अभिनय हम नहीं करना चाहते, अपने अभिनय को दिखाना भी चाहते हैं, तो टिकटॉक पे इतना प्रोफाइल बना के लोगों को तरह तरह से अपने को पेश करने की ज़रूरत महसूस नहीं होती। टिकटॉक इस बात का सबूत है कि हम कितने थिएट्रिकल हैं, कितने थिएट्रिक्स हो सकते हैं। तो वो हमारे साथ मौजूद है। तो रंगमंच में भी ऐसा समय था जहाँ छोटे बड़े से लेकर बड़े शहरों तक हलचल थी। दर्शक भी तैयार हो रहे थे, युवा रंगकर्मी भी तैयार हो रहे थे, नाटककार भी तैयार हो रहे थे, नए नए विषयों को उठाया जा रहा था। और एक ऐसा लग रहा था कि एक निराशा के दौर से हिंदी रंगमंच बाहर निकल रहा है। जाहिर है कि हमेशा 100 अगर साल भर में नाटक होते हैं तो 100 नाटक ऐसे नहीं होते हैं कि जो आप 100 नाटक देखें और उसको कहें कि सारा कुछ अच्छा है। लेकिन उस 100 में 20 और 25 अगर सार्थक रंग अनुभव आप देने वाले प्रस्तुतियाँ आप देख लेते हैं तो कहा जा सकता है कि ये माहौल अच्छा बन रहा था। और ऐसे बनते हुए माहौल में, ऐसे समय में, ये ऐसा समय आ गया जब रंगकर्मियों को रंगमंच में अपने तरफ मतलब एक ऐसा संकट आ गया जिसमें रंगकर्मियों को अपने घरों में रहने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। और जो पहले जैसा मैंने कहा कि अब क्या सूरत बनेगी, यह सूरत बहुत ज़्यादा अभी पता चल नहीं रहा है। इसको लेके मंथन शुरू हो रहा है कि अगर लाइव में ही थिएटर होगा तो उस थिएटर का स्वरूप कैसा होगा। रंगकर्मी इसके बारे में बात करने लगे हैं कि उसमें कोरोना के बाद का थिएटर कैसे होगा। तो दिक्कत यह है कि फिर हम नाटक देखेंगे कैसे। तो नाटक तो हम देखते रहते हैं, भले आप मंच का नाटक देखें नहीं, लेकिन नाटक हम देखते रहते हैं। नाटक देखना और नाटक हम करते भी रहते हैं। वो होता कैसे है इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ, क्योंकि ये कहता हूँ कि यथार्थ की जो नाटकीयता है उसने हमको इतना जकड़ लिया है कि हम दूसरे नाटक को तो हम नहीं देख सकते। जैसे मैं अगर आपसे अभी बात कर रहा हूँ तो एक मैं यथार्थ वाली बातचीत है और मैं सीधे सरल वाक्यों में, सरल लहजे में आपसे अपनी बात कर रखा हूँ। लेकिन जैसे ही मैं अगर अपनी बात का अंदाज बदल दूँ और कुछ इसमें तत्व ले आऊँ, जैसे मैं जोर जोर से बोलने लगूँ कि आप मुझसे आप रंगमंच के बारे में सुनेंगे और मैं आपको रंगमंच के बारे में बताऊँगा, तो
तो जाहिर है कि मैं अपनी मूल जो मेरे बोलने की शैली है उससे मैं अलग आपसे बात अलग तरीके से आपसे बात करना चाहता हूँ। यानी मैं अपनी शैली में आपसे जो बात कर रहा हूँ उसमें नाटकीयता ला रहा हूँ, जिसमें यथार्थ से थोड़ा सा डिविएशन है। तो आप देखिए कि इस यथार्थ से डिविएट करके बोलने वाले, यानी यथार्थ से अलग होके शैलीबद्ध तरीके से बोलने वाले कितने लोगों को आप दिन रात अपने घरों में, अपने फ़ोन पे, अपने टेलीविज़न के पर्दे पे या कई तरीके से आप देखते रहते हैं। और उसमें इतनी ज़्यादा उसमें भी नाटकीयता है, उसमें भी द्वंद्व है, तनाव है, पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक का शोर है, और वह व्यक्ति आपको दावा कर रहा है कि वो आपको सच दिखा रहा है, लेकिन वह सच नहीं दिखा रहा है, वह सच से अलग कुछ अधिक नाटकीयता से आपको कुछ और दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो वो जो नाटक चल रहा है यथार्थ का, वो नाटक भी बहुत ज़्यादा रोचक है। और उस यथार्थ के नाटक में हमको लगता है कि हम दर्शक हैं उसके, लेकिन हम दर्शक ही नहीं हैं केवल उसके, हम उस यथार्थ के नाटक में अपनी भागीदारी भी कर रहे हैं उस यथार्थ के नाटक को, क्योंकि उस यथार्थ के जो यथार्थ से जो गढ़ा हुआ यथार्थ हमको मिला है, हम उस यथार्थ को फिर प्रसारित करते हैं और उसके झूठ को मानने के लिए तैयार नहीं होते। हम झूठ को ही सच समझते हैं और सच समझ के एक दूसरे तक फैलाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा जो भी आपको दिख रहा है, जो यथार्थ से डिविएट करके शैलीबद्ध तरीके से आपको अपने को एक्सप्रेस कर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो समझिए वो नाटक कर रहा है। और ये पहचानने की चेतना हमें कहाँ से आती है? ये पहचानने की चेतना हमें नाटक देता है, क्योंकि नाटक देखने वाला और नाटक करने वाला आदमी ऐसा व्यक्ति होता है जो अपनी इंद्रियों का सबसे सजग इस्तेमाल करता है और वह झूठ रचने में माहिर होता है। नाटक के बारे में कहा जाता है कि नाटक के अभिनेता और दर्शक को एक चीज़ में पारंगत होना है, जिसको हम कहते हैं सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, यानी अविश्वास करने की कला। आप इस बात से सब लोग रूबरू हुए होंगे कि रतन थी हमसे पूछा किसी ने कि आप सिनेमा क्यों नहीं करते, तो उसने कहा कि उन्होंने कहा कि सिनेमा में अगर मैं जाऊंगा और मुझे एक चांद बनाना होगा तो वो मुझे एक रियल चांद दिखाना पड़ेगा, और यहाँ थिएटर में मैं उस चांद का साइज से लेके हो सकता है कि उसका आकृति आकार कुछ भी बदल दूं और कहूँ कि ये चांद है, तो दर्शक इसको विश्वास करेगा। तो थिएटर वाले इस बात को जानते हैं कि यथार्थ जो नाटकीय बना के पेश किया जा रहा है और नाटक जिस यथार्थ को नाटकीयता में पेश करता है उसमें फ़र्क कैसे करना है, और जिस जो वास्तविक जीवन की नाटकीयता का यथार्थ है जिसमें हम अनजाने में शामिल हो गए हैं, उससे कैसे अपने को बाहर निकालना है। और ये बाहर निकालना भी इस कोरोना के दौर में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप देखिए कि एक ऐसा यथार्थ है, और ये दृश्य भी कम नाटकीय नहीं है कि मजदूर अपने घर, और वो दृश्य कई बार हमारे टेलीविज़न के पर्दे पे आया है, एक बैग लेके, एक झोला लेके, ठेले पे बैठ के, साइकिल से, पैदल अपने घरों की तरफ निकल रहे हैं, और हम में बहुत सारे लोग इस पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं हैं, और हम मानते हैं कि ये लोग जो हैं ये नाटक कर रहे हैं, यानी जो उन पे बीत रही है उसको हम नाटक मानने के लिए तैयार नहीं है। तो कम से कम नाटक देखते रहने से, नाटक करते रहने से हमको ये संवेदना तो कम से कम आती है एक मनुष्य होने की, कि हम मनुष्य के दुख को, मनुष्य की वास्तविकता को महसूस कर सकें। तो इस कोरोना के बाद जब निकलिए तो अपने इंद्रियों को इतना प्रशिक्षित कीजिए, और जाहिर है कि नाटक इसमें आपको मदद करेगा। केवल देखने में नहीं, आप अपने शहर के किसी रंगकर्मी से संपर्क करिए और उसको कहिए कि वो आपके लिए कार्यशाला आयोजित करे, जिस कार्यशाला में आप अपने शरीर के सभी अंगों, क्योंकि नाटक में मैंने शुरू में कहा कि ये शारीरिक संपर्क से, शारीरिक टच से होता है, कि हम केवल एक डायलॉग से दूसरे डायलॉग को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते हैं, हम एक बॉडी से दूसरे बॉडी को रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। और तो देखिए, तो क्या ऐसा हमारे समाज में नहीं हो रहा है कि जब हम एक भिन्न परिवेश, भिन्न जाति, भिन्न रंग की बॉडी के प्रति हमारा रिस्पॉन्स, यानी हमारी प्रतिक्रिया कुछ अलग हो गई है, जबकि एक सामान्य मानवीय शरीर के प्रति, एक सामान्य मानवीय शरीर की प्रतिक्रिया में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, लेकिन हम ऐसा करने लगे हैं। तो इस कोरोना से निकलने के बाद रंगमंच इसमें आपकी मदद करेगा कि आप एक ही मनुष्य के शरीर के अलग अलग रंग, रूप, आकृति, वेशभूषा, जाति के आधार पर उसके प्रति अपनी प्रतिक्रिया में भेद न करें, और अपने को इतना प्रशिक्षित करें कि आप यथार्थ की नाटकीयता को पहचानने में सक्षम हो पाएं। और उसके बाद
जब रंगमंच की दुनिया सजेगी, रंगमंच की दुनिया लगेगी, तो उस रंगमंच की दुनिया में जाएं और नाटक को देखें, क्योंकि नाटक देखना हमको हमेशा कुछ ना कुछ देता है। बर्टोल्ट ब्रेख्ट कहते थे कि असली नाटक वो नहीं है जो थिएटर में शुरू होता है और थिएटर में ही खत्म हो जाता है। असली नाटक वह है जब दर्शक उस प्रेक्षागृह से नाटक के बाद निकलता है और उसके दिमाग में शुरू होता है। तो ये हमारे जहन के अंदर इस यथार्थ को जानने समझने की जो सलाहियत है वह हमें नाटक दे सकता है। तो मुझे लगता है कि मुझे बोलते हुए काफ़ी समय हो गया है और अब मैं देखता हूँ इसमें से कुछ सवाल का जवाब मैं दे सकता हूँ, या अगर आप कुछ सवाल पूछें तो मैं उसमें कोशिश कर सकता हूँ कि मैं उसका कुछ जवाब दूँ। बहुत सारे लोग स्वागत कर रहे हैं, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने समय निकाल के देखा और ये बात आपको अच्छी लग रही है। नीरज सर कह रहे हैं कि नाटक बाजार का उपक्रम है। सही बात है कि नाटक का बाजार का उपक्रम है, लेकिन फिर भी नाटक अभी उतना बाजारू नहीं हो पा रहा है। एक सवाल आरएन तिवारी जी पूछ रहे हैं कि नौटंकी जैसी लोकप्रिय परंपरा के खात्मे के पीछे क्या आर्थिक और दूरदर्शन के गांव में घुसपैठ के अलावा भी अन्य कारण है? बिल्कुल है। दूरदर्शन भी खत्म नहीं कर पाया नाटक को, सिनेमा भी खत्म नहीं कर पाया नौटंकी को, लेकिन ये जो पलायन की विभीषिका है उसने खत्म कर दिया और उसने हमारी सांस्कृतिक रुचियों को बदल दिया। क्योंकि नौटंकियों में काम करने वाले कलाकार कौन थे? वो गांव के किसान थे, मजदूर थे, पिछड़ी जाति के लोग थे और नौटंकी से उनको अतिरिक्त आय थी। वो घरों में रहते काम करते थे और नौटंकी से उनको आय होती थी। धीरे धीरे ये आय पर्याप्त नहीं पड़ी और आय पर्याप्त नहीं पड़ी और उनको लगा कि इसमें हम रह के उतनी कमाई कर नहीं सकते हैं, तो उन्होंने कमाई का जरिया बदल दिया, सामाजिक संरक्षण भी बदल गया। और वो जब अपने परिवेश से बाहर निकल के आ गए, तो परिवेश से व्यक्ति बाहर निकल के जब आता है तो वह सब कुछ अपने साथ ला सकता है, लेकिन उसी सांस्कृतिक परिवेश को नहीं ला सकता। तो उसके सामने पहली जो जद्दोजहद है वो अपनी कला को बचाने की नहीं है, अपने जीवन को बचाने की है। तो इस वजह से भी ये नौटंकी की या जाके जितने सारी लोक कलाएं हैं उसके खत्म होने का कारण ये आधुनिकता की परियोजना है, जिसमें शहरों के इर्द गिर्द सारे केंद्र बने और गाँवों और पिछड़े हुए समाजों को छोड़ दिया गया। उससे हमारी सांस्कृतिक जो प्राथमिकताएं थी वो बदल गई। आर्थिक दबाव एक बहुत कारण था उसका। फिर प्रवीण शेखर कह रहे हैं कि जब कैमरे में दिखाया गया तो वह लाइव कहाँ रह गया? सही बात है, क्योंकि एक पर्दा आ गया, एक कैमरा जिससे छन कर मैं आप तक पहुंच रहा हूं और एक पर्दा जो आपके बीच में है, तो इसमें वो लाइवनेस खत्म हो गया जो लाइवनेस थिएटर की जान है। शशि भूषण जी कह रहे हैं कि जब लोग ही नहीं मिल पाएंगे तो क्या तकनीक क्यों ही चलती रह सकती है? कि तकनीक तो चलती रह सकती है, लोग भी मिल सकते हैं, लोग इसका रास्ता खोल रहे हैं। आप अगर गौर करें तो देखें कि जैसे अरविंद गौर ने शुरू किया क्वारंटीन थिएटर फेस्टिवल, अपने नाटकों को फेसबुक पेज और यूट्यूब पेज के माध्यम से वो दर्शकों को दिखा रहे हैं। उसके बाद बहुत सारे रंगकर्मियों ने ऐसे शुरू किया है कि वह अपने नाटकों को आप तक पहुँचा रहे हैं। और बाहर विदेशों में भी फैंटम ऑपेरा ने, बहुत सारे थिएटर कंपनियों ने अपने नाटकों को दर्शकों के लिए उपलब्ध करा दिया है। लेकिन ये पिछली चीज़ें कब तक दिखाएंगे? नई चीज़ें जब तक होंगी नहीं। तो अगर नई चीज़ें कमरे के बंद घरों में अंदर होगी तो उसका स्वरूप कुछ दूसरा होगा। कुछ ना कुछ कोशिशें ऐसे दौर में भी सामने आएंगी और हमको वो देखना होगा कि वो कैसे होगा। सुधांशु पूछ रहे हैं कि क्या लोग अपने घरों से नाटक करेंगे? कर ही रहे हैं और कोशिश कर ही रहे हैं कि नाटक करते हुए अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकें। तो शशि भूषण जी ये भी कह रहे हैं कि हम जिस महादुखद नाटक में घिर रहे हैं, दुबक रहे हैं, उसका अंत क्या होगा? उसका अंत मुझे लगता है कि हमें इतनी निराशा में भी नहीं जाना चाहिए। उसका अंत सुखद ही होगा और हम इस सुरंग से जब बाहर निकलेंगे तो इतनी तो रोशनी रहेगी ही जब हम एक दूसरे को देख पाएंगे और एक दूसरे को समझ पाएंगे। चंदन जी कह रहे हैं कि रंगमंच के साथ थोड़ा बदलाव की ज़रूरत नहीं है। रंगमंच के साथ थोड़ा बदलाव की ज़रूरत है और रंगमंच अपने आप को बदलता रहता है। रंगमंच का इतिहास ही है, जो 10 साल पहले रंगमंच हो रहा था वो अब नहीं है। शैली में भी बदलता रहता है, अभिनय की तरह से बदलता रहता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप थिएटर के साथ, अगर कैमरे के साथ अभिनय करेंगे, नाटक करेंगे अपने कमरे में, तो जैसे आप सामाजिक जीवन में बातचीत करते थे एक दूसरे से, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज अलग होती है और कैमरे के सामने मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ तो मेरी शरीर की भाषा अलग है। तो जाहिर है कि जब आप कैमरे के लिए थिएटर करने लगेंगे तो उस समय आपकी शरीर भाषा बदल जाएगी, तो वो थिएटर में अपने आप ऐसे बदलाव हो जाएगा। तो तकनीक के जरिए भी, कथ्य के जरिए भी, शैली के जरिए भी नाटक में बदलाव हमेशा होता रहता है और नाटक इन बदलाव को सबसे ज़्यादा स्वीकार करता है।
वीना यादव कह रहे हैं कि आधुनिक नाटक का स्वरूप क्या होना चाहिए। मुझे लगता है कि कोई एक स्वरूप तो हो ही नहीं सकता। भारत इतनी विविधता का देश है और पूरे विश्व में अलग अलग तरह के नाटक हो सकते हैं, तो कोई एक स्वरूप नहीं हो सकता है। वो एक स्वरूप हो सकता है कि उसको दर्शकों से संवाद करना चाहिए और दर्शकों की चेतना को जागृत करने की और उसको मानवीय बनाए रखने की कोशिश करती रहनी चाहिए। अभिषेक सिंह कह रहे हैं कि पहले और आज के नाटकों में मूल अंतर क्या रह गया है। मूल अंतर नाटकों में ये बता पाना कठिन है। नाटक हमेशा मनुष्य के साथ संवाद करने की कला है, तो ये तो उसका मूल है, तो इसमें अंतर तो नहीं आया है। वो अलग अलग तरीक़ों से बात करने की कोशिश करता रहेगा। वीर आनंद राज कह रहे हैं कि नाटक तब तक नाटक रहेगा जब तक कि उसमें एडिटिंग ना हो। सही बात है कि नाटक एडिटिंग के बिना नाटक नहीं हो गया। रंगमंच के बारे में कौन कौन सी आलोचनात्मक किताब है जो पढ़नी चाहिए? सुमेर जी का ये प्रश्न है और ये अच्छा प्रश्न है। रंगमंच के बारे में मुझे लगता है कि सबसे पहले शुरू करना चाहिए नेमीचंद जैन की किताब रंग दर्शन से किताब पढ़ना चाहिए, रंग दर्शन। उसके बाद रंगमंच के सिद्धांत नाम की किताब है जो देवेंद्र राज अंकुर और महेश आनंद ने संपादित की है। रंगमंच के सिद्धांत किताब पढ़नी चाहिए। उसके बाद नेमीचंद जैन की एक और किताब है हिंदी रंग परंपरा, निरंतरता, बदलाव और स्वरूप। उस किताब को भी पढ़ा जाना चाहिए। उसके बाद बहुत सारे, मैं लेखकों के नाम बता रहा हूँ, जिन लेखकों के से कोशिश करके सुरेश अवस्थी की किताब है हे सामाजिक, वो पढ़नी चाहिए। महेश आनंद जी ने अभी हाल ही में हिंदी नाटकों का, हिंदी रंगमंच का चित्रात्मक इतिहास लिखा है, वो उस नाटक को, उस किताब को पढ़ा जाना चाहिए। आप नेमीचंद जैन, सिद्धनाथ कुमार, गोविंद चातक, महेश आनंद, सत्येंद्र तनेजा, जयदेव तनेजा, ऋषिकेश सुलभ इत्यादि, अब मुझे इतना नाम ध्यान में आ रहा है, इनकी किताबें रंगमंच रंग आलोचना को जानने के लिए पढ़ी जा सकती हैं। फिर आप दो पत्रिकाएं हैं, नटरंग और रंग प्रसंग, इसके माध्यम से भी आप रंग आलोचना को जान सकते हैं। एक संगना नाम की पत्रिका भी छपती है संगीत नाटक अकादमी से, उसमें भी रंगमंच की जगह होती है। नटरंग के साथ खूबी यह है कि नटरंग के सारे पुराने अंक आपको नटरंग प्रतिष्ठान की वेबसाइट पे मिल जाएंगे, वहाँ से आपको काफ़ी कुछ जानने में मिल सकता है। आलोचना के भी पुराने अंकों में नाटक को लेकर काफ़ी जगह रहती थी और बहुत सारे लेख छपते थे उसमें, लोक नाटकों पे, आधुनिक नाटकों पे, मणिमध्कर, सत्येंद्र तनेजा के बहुत सारे लेख मैंने अपने शोध के दौरान पढ़े थे कि उसमें छपी थी, तो आलोचना भी आप पढ़ सकते हैं। देवेंद्र राज अंकुर ने 6-7 किताबें लिखी हैं, उनकी एक किताब है रंगमंच का सौंदर्य शास्त्र, वो पढ़ी जानी चाहिए। और हिंदी किताबों के अतिरिक्त दूसरी किताबें भी आप पढ़ सकते हैं। थिएटर, एक आनंद लाल की किताब है जिन्होंने थिएटर की डिक्शनरी, इंडियन थिएटर की डिक्शनरी लिखी है, वो पढ़ सकते हैं। नेशनल बुक ट्रस्ट से आद्य रंगाचार्य की किताब इंडियन थिएटर के नाम से है, वो आपको पढ़नी चाहिए, वो आप पढ़ सकते हैं। तो इस एक बहुत पुरानी किताब है, वो मिलती नहीं है, आधुनिक हिंदी रंगमंच नेमीचंद जैन की किताब है और हिंदी नाटक, वो आपको मिल जाए तो वो पढ़नी चाहिए। राधा वल्लभ त्रिपाठी की किताबें हैं भरत के नाट्य शास्त्र पे, वो किताब पढ़नी चाहिए। स्तानिस्लावस्की की किताब हिंदी में आ चुके हैं, ब्रेख्त की किताबें हिंदी अंग्रेजी जिस भाषा में मिले पढ़ लेनी चाहिए। तो इस तरह से रंग आलोचना की बहुत सारी किताबें हैं, आप पढ़ सकते हैं। नाटक वेशभूषा पे बहुत निर्भर है, क्योंकि वेशभूषा से ही पात्रों की पृष्ठभूमि का पता चलता है, उसके बिना भी बहुत कुछ हो सकता है। नुक्कड़ नाटक जो होते हैं उसमें वेशभूषा की कोई भूमिका रहती नहीं है, एक ही ड्रेस में पढ़ के लोग काम करते रहते हैं, तो उससे भी मदद मिल सकती है। मनीष जोशी पूछ रहे हैं कि आप किन मापदंडों के आधार पर आलोचना करते हैं? मैं एक दर्शक के मापदंड पे आलोचना करता हूँ कि एक नाटक बतौर दर्शक मुझे क्या दे रहा है, क्या मुझे कोई नई बात कह रहा है, मुझे मेरे अनुभव में कुछ नया अनुभव जोड़ रहा है। अगर जोड़ा है तो वह किन उपकरणों के जरिए जोड़ा है, उसके रंग भाषा क्या है, किस तरह की रंग भाषा में कैसे अभिनेताओं के जरिए वह अपनी बात सार्थक तरीके से हम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। मेरी कोशिश होती है ये देखने की, मैं एक ईमानदारी को भी खोजने की कोशिश करता हूँ कि उसमें कोई ईमानदारी की नहीं, क्योंकि एक भव्यता और एक आडंबर का भी एक झूठ होता है। अगर उसके जरिए कोई बात कहने की कोशिश कर रहा है तो बहुत जल्दी पकड़ में आ जाती है, लेकिन ईमानदारी से जो बात कहने की कोशिश है, जो सीमित और न्यूनतम उपकरणों के जरिए भी होती है, तो उससे भी एक प्रभावी बात कही जा सकती है। तो मैं वह ईमानदारी खोजने की कोशिश करता हूँ अपनी आलोचना के आधार पर। शशिभूषण द्विवेदी जी कह रहे हैं मुगल महाभारत जो करीब 900 पेज का नाटक है, उसका मंचन कैसे होगा? ये उसका मंचन हो सकता है किसी
दुस्साहसिक निर्देशक के द्वारा, या हो सकता है कि उसके जो अलग अलग खंड हैं उसके अलग अलग खंड की तैयारी अलग अलग निर्देशक करें और सारे नाटकों को एक फेस्टिवल के दौरान लगातार 6 दिन या दिन में 3 शो करके हम उसको देखा जाए। कुशल निर्देशक के हाथ में जाए, अगर किसी ने, हो सकता है किसी निर्देशक की नज़र उस पर ना पड़ी हो या संसाधन का अभाव हो, तो कुशल निर्देशक के हाथ में जाए तो ये नाटक हो सकता है। क्योंकि ऐसे नाटक होने की परंपरा रही है। शशि भूषण जी ने पूछा है, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। विरासत एक नाटक है महेश एलकुंचवार का, वो 3 नाटक है। वो तीनों नाटकों को अनुराधा कपूर ने लगभग 3.25 घंटों की प्रस्तुति में यहाँ राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के रंगमंडल के लिए प्रस्तुत किया था। उससे पहले कपिला वेडु ने कुडियाट्टम शैली में शकुंतला की एक प्रस्तुति की है, जो 9 घंटे की प्रस्तुति थी, जिसमें 6 घंटे वो प्रस्तुति मैंने देखी थी। तो इस तरह से कोई अच्छा निर्देशक, कुशल निर्देशक चाहे या निर्देशकों की टीम चाहे तो वो सुरेंद्र वर्मा जी के नाटकों को भी प्रस्तुत कर सकता है। रंग विमर्श एक पेज है, उस पर भी जानकारी मिलती रहती है। सही बात है, ये सही बात है कि लोग रंगमंच का इस्तेमाल करना चाहते हैं कि रंगमंच फिल्मी दुनिया में, कि वो रंगमंच में कुछ बेसिक अभिनय सीख लें और उसके बाद फिल्म में चले जाएं, क्योंकि ये समाज का भी दोष है। क्योंकि समाज में एक छोटा सा रंगकर्मी जब सिनेमा में जाके सक्रिय होकर अब कुछ पहचान अर्जित करने लेता है तो हम उसको बहुत भाव देने लगते हैं, उससे अपनी पहचान स्थापित करने लगते हैं। कि लेकिन रंगकर्मी अगर ईमानदारी से रंगमंच कर रहा है, लेकिन हम उसको थोड़ा सा उसके साथ अपने को एसोसिएट नहीं करना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे रंग प्रतिभाएँ हैं जो सिनेमा के पर्दे में जाके विलीन हो गई। कई सारे, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन कई सारे लोग हैं जिनके रंगमंच पे आप देखेंगे तो अद्भुत उनका काम नज़र आएगा, लेकिन फिल्मों में उस तरह का काम उनका नज़र नहीं आता है। लेकिन आप उनको उतनी तवज्जो नहीं देते हैं जो देनी चाहिए। यहीं दिल्ली में एक दिवंगत रंगकर्मी है, मैं उनका नाम ले सकता हूँ, महेंद्र मेवाती, जिनके अभिनय की सब तारीफ करते थे, लेकिन उनको कोई जानता नहीं है, गुमनामी में मर गए। इसी तरह एक अभिनेता गुम हो गए हैं, विजय शुक्ला, जो 90 के दशक में दिल्ली के थिएटर में उनकी धूम थी। हबीब तनवीर के नाटक दुश्मन में काम किया था, आगरा बाजार में काम किया था। रंजीत कपूर के बहुत प्रिय अभिनेता थे, लेकिन अब उनको आप खोजने जाएं तो कहीं मिलेंगे नहीं, तो वो उपेक्षा के शिकार हो गए। और कुछ उनकी अपनी प्रवृत्ति भी ऐसी है जो अपने आप को संजो के पेश नहीं कर पाए समाज के सामने, और समाज में भी ऐसी सलाहियत नहीं है कि ऐसी प्रतिभाओं को संजो सके। सुधांशु जी पूछ रहे हैं कि पणिक्कर का जिक्र नहीं हुआ। मैं माफ़ी चाहता हूँ, पणिक्कर का जिक्र नहीं हुआ। पणिक्कर जी ने भी कोशिश की थी कि वो संस्कृत नाटकों को दर्शकों के सामने पेश कर सके, और हमने उनका नाटक छाया शाकुंतलम और उत्तर रामचरितम देखा है। और इसके साथ ही केरला की जो लोकप्रिय शैली है, लोक परंपराएं हैं, जैसे थय्यम और कुडियाट्टम या और दूसरे भी, उसको भी अपने आधुनिक रंग भाषा के साथ मिश्रित करके उन्होंने दर्शकों के सामने पेश किया। और भास के खासकर नाटकों की, उरुभंगम, मध्यम व्यायोग जैसे नाटकों को उन्होंने आधुनिक दर्शकों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की। पणिक्कर जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी जो रंग मंडली है सोपानम, अब ये भी देखना चाहिए कि अब इस कोरोना के संकट में हमको इन मंडलियों की, जिसमें मैंने पहले नाम लिया, उसमें से कड़ी में सोपानम भी है, जो एक बहुत पुरानी रंग मंडली है, उस तक मदद पहुंच पा रही है कि नहीं, वो कैसे अपने थिएटर को सर्वाइव कर पाएंगे, वो अपनी रंग मंडली को कैसे सर्वाइव कर पाएंगे, ये हमको पहुंचना चाहिए उनकी मंडलियों तक। सरकार का भी इंतजार बहुत सारे मसलों में नहीं करना चाहिए, रंगकर्मी समाज को ये करना पड़ेगा। हृदय जी कह रहे हैं कि आलोचना की जगह समालोचना क्यों नहीं, ये शब्दों की बहस है, आपकी इच्छा हो रही है समालोचना कहिए। आलोचना कोई नकारात्मक पद है नहीं, नकारात्मकता की भी अब इतनी चर्चा हो रही है कि ये नकारात्मकता भी अब उतनी नकारात्मकता लगती नहीं है आजकल। हाँ, काटना, सुरेंद्र मोहन पाठक, कॉपीराइट की एक बहुत बड़ी समस्या रहती है कि वो कैसे करेंगे। रंगमंच में आज के दिन स्टूडियो थिएटर, आज के आंदोलन, हाँ स्टूडियो थिएटर रंगकर्मी कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने, क्योंकि रंगमंच में पहले स्पेस की दिक्कत थी, और जब रंगकर्मियों के पास थोड़ा संसाधन आया है तो उन्होंने स्पेस बनाया, और इस स्पेस ने उन्हें वो आज़ादी दी है कि वो अपने मन माफिक अभिव्यक्ति रच सकें। जैसे अगर आप, मनीष जोशी ने भी हिसार में एक स्टूडियो बनाया है जहाँ पे वो कथक में भी लोगों को उनकी पत्नी प्रशिक्षित करती हैं और खुद नए अभिनेता को ट्रेनिंग देते हैं और छोटी छोटी प्रस्तुतियाँ करते रहते हैं। इसी तरह कल पदातिक वालों ने एक स्टूडियो बनाया है। उषा गांगुली ने भी अपनी स्टूडियो को रिहर्सल स्पेस से परफॉर्मिंग स्पेस में तब्दील कर दिया था। प्रवीण गुंजन ने भी बेगूसराय में एक स्टूडियो स्पेस बनाया है। तो इस तरह के जितने स्टूडियो स्पेसेस हैं, छोटे छोटे स्पेसेस से छोटे शहरों में ये आंदोलन लाया जा सकता है कि आप 50 से 100 दर्शकों को जोड़ें
और उनके लिए छोटे छोटे, क्योंकि हमेशा आप भव्य और बड़ा रंगकर्म करने की जरूरत नहीं है, सार्थक और न्यूनतम साधनों में किया गया रंगमंच भी बहुत प्रभावी आ सकता है। तो इस सोच के साथ रंगमंच करे कि स्टूडियो, तो स्टूडियो थिएटर से रंगमंच में बहुत बदलाव आ सकता है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और उसके रंगमंडल और प्रशिक्षण की चर्चा इसलिए नहीं हुई कि उसकी प्रशिक्षण की चर्चा तो हर बार हर समय होती ही रहती है। राष्ट्रीय रंग और बहुत सारे ऐसे रंगकर्म की चर्चा हुई जिसमें राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का जिक्र आया, और यह अच्छा हुआ कि कोरोना संकट से पहले ही इस बार राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का सालाना महोत्सव जो अपनी आभा थोड़ी बहुत खत्म करते जा रहा है, भारत रंग महोत्सव संपन्न हो गया। तो इस वजह से अच्छा हुआ कि वो संपन्न हो गया, लेकिन वो भी टल जाता। हाँ, ये अलग बात है कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय को और रंगमंडल तो प्रिविलेज संस्थान है, तो उसके रंगकर्मियों को हो सकता है कि वेतन मिलता रहे, लेकिन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय को और ये दबाव बनाना चाहिए और उसके संस्थान को ये एक नीति के साथ संगीत नाट्य अकादमी और अन्य संस्थानों के साथ कोलैबोरेशन करके एक नीति बनानी चाहिए कि कैसे रंगकर्मियों तक इस समय में मदद पहुंचाई जा सकती है और कैसे उनसे, क्योंकि रंगकर्मी तो अपने तरीके से काम कर रहे हैं। बहुत सारे रंगकर्मी ऐसे हैं जो उन्होंने खुद बाहर सड़कों पे निकल के लोगों तक मदद पहुंचाने की कोशिश की है। बहुत सारे शहरों में आर्थिक मदद और संसाधनों की भी मदद पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन वो खुद जब जूझेंगे तो उन तक मदद कैसे पहुंचेगी ये भी सिक्योर करना होगा। मुझे लगता है कि ये लगभग 1 घंटे का समय होने को आ गया है। 4 मिनट और हम लोग बात कर सकते हैं। वीणा जी पूछ रहे हैं कि क्या नाट्य तत्व जो पहले बताया गया उसका होना जरूरी है आज के नाटकों में? कोई जरूरी नहीं है। भरत जो नाट्य तत्व बनाते थे पश्चिम में वो नाट्य तत्व नहीं है, और बहुत सारे नाटकों में तो कथानक का ही लोप हो जाता है, कथा तत्व गायब हो जाता है। मैंने एक नाटक देखा एंकोर, जो एक ग्रीक निर्देशक का था, टेर्जापोलिस का, और उस नाटक में कथा तत्व अनुपस्थित था। 2 अभिनेता थे, कविता की कुछ पंक्तियां थी और कुछ शारीरिक प्रतिक्रियाएं थी, और एक गजब का अनुभव था। इजराइल के ऐसे बहुत सारे नाटक देखा गया है जिसमें कथा तत्व की अनुपस्थिति रहती है। कई जीवंत कठपुतली के नाटक जो करती है अनुरूपा राय, वह नाटक ही होता है लेकिन उसमें अभिनेता तत्व की अनुपस्थिति होती है। तो नाटक के तत्व समय समय पर बदलते रहे हैं, और आप, असल बात है कि अभिव्यक्ति करना कि आप किन रंग उपकरणों के जरिए और किस तरह से अपने को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, और कैसे दर्शक आपके उस एक्सप्रेशन से कन्विंस होके कुछ अनुभव लेके जाता है, तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी आप किन साधनों का इस्तेमाल कर रही हैं, वह साधन केवल साधन ही है जिससे आप अपनी बात करने की कोशिश कर रही हैं। सम्राट जी कह रहे हैं कि डायरेक्टर स्टेज डिजाइनर हो तो उसमें एक्टर नहीं दिख पाते, उस कंडीशन में एक्टर कैसे दिख पाएँ? इस सब्जेक्ट पर आपने विचार रखें। सबसे बड़ी बात है कि डायरेक्टर और डिज़ाइनर जो होता है तो उसमें एक्टर नहीं दिखते हैं, तो वो उस निर्देशक के ऊपर है कि वह निर्देशक अपनी परिकल्पना में अभिनेता को कितनी जगह देता है, और अभिनेता के ऊपर है कि अभिनेता को अगर अपनी प्रस्तुति करनी है और उस निर्देशक की परिकल्पना में अभिनेता की जगह नहीं है, तो जाहिर है कि अभिनेता को उससे बाहर जाके कहीं प्रस्तुति करनी होगी, क्योंकि एक अच्छी प्रस्तुति इस तालमेल से हो पाएगा। और तालमेल क्या है कि अगर उस निर्देशक की इच्छा है कि वह जो रंग भाषा निर्मित कर रहा है उसमें अभिनेता भी बराबरी से सहयोग करे, जो कई बार ऐसे मौक़ों पे होता भी है, तो उसमें अभिनेता की भी प्रतिभा दिखती है। लेकिन कई बार निर्देशक चाहता है कि अभिनेता केवल उसके कहे गए निर्देशों का अनुसरण करके हुए अभिनय करे, और वह जो कहना चाह रहा है, जो कथ्य संप्रेषित करना चाह रहा है, वह कथ्य प्रभावी हो, अभिनेता गौण हो जाए, तो अपनी डिज़ाइन ऐसे परिकल्पित करेगा। कुछ अभिनेता होते हैं जो चालाकी से अपने आप को हर डिज़ाइन में एस्टैब्लिश कर लेते हैं अपनी प्रतिभा से, लेकिन यह अभिनेता और निर्देशक के तालमेल के ऊपर है कि वह किसके काम को आगे बढ़ाना चाहता है। क्या वह लाइट्स और प्रकाश को आगे बढ़ाना चाहता है, अभिनेता को आगे बढ़ाना चाहता है, वीडियो को आगे बढ़ाना चाहता है, या एक समग्र प्रभाव उत्पन्न करना चाहता है? तो यह तालमेल का प्रश्न है, इसमें सहमति और तालमेल से ये तय होता है। उषा रानी राव पूछ रही है नाटकों में संदेश होता ही है? जी, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। संदेश कोई ऐसी चीज़ है नहीं, लेकिन जब कुछ हम चीज़ देखते हैं तो उससे कुछ ना कुछ ग्रहण कर लेती ही हैं। संजय उपाध्याय सर अब जुड़े हैं, और मुझे लगता है कि हम अपने इस बातचीत के आखिरी पड़ाव पे आ गए हैं। अब से ठीक 1 घंटे के बाद आपसे मैं व्यक्तिगत तौर पर अनुरोध करता हूं कि आप लोग राम गोपाल बजाज को सुने। वह पाठ भी करेंगे, कुछ उनका पाठ प्रभावी होगा,
बहुत अच्छे अभिनेता रहे हैं वो, और कविता पाठ तो आप उनके कई प्लेटफॉर्म पे देख ही चुके होंगे, तो आप उनको सुने और उनसे अनुभव अर्जित करें। मेरी ये बातचीत आपको कैसी लगी आप ये कमेंट में ज़रूर, अगर आप तक कुछ पहुंचा तो आप मुझे ज़रूर बताएं। और इसके बाद निकलें तो रंगमंच से जुड़ने की कोशिश करें, और फिर वही बात कि अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद, नमस्कार।